नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। गाजा पर इजराइल के हमले लगातार जारी हैं और इस बीच पश्चिम एशिया के हालात दिन पर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। एक और इजराइल से नाराज उसके पड़ोसी देश लगातार कई तरह से इजराइल पर दबाव बनाए हुए हैं। इजराइल ने नाराज हूती विद्रोही लाल सागर में दुनिया के तमाम देशों के कार्गो शिप को निशाना बना रहे हैं और इधर ईरान भी अब काफी सक्रिय हो गया है। पहले उसने सीरिया और इराक में कुछ जगहों पर हमले किए और कल तो उसने पाकिस्तान की सीमा के अंदर हमला कर सबको चौंका दिया, जिससे पाकिस्तान बौखला गया है। कुल मिलाकर माहौल पश्चिमी एशिया का या मध्य पूर्व एशिया का ऐसा है, ऐसे लग रहा है कि हर देश किसी न किसी के साथ कोई ना कोई तनाव की वजह से आजकल बमबारी में डूबा हुआ है। ये ईरान के उस हमले की तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर, जिसमें ईरान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जैश अल अदल नाम के आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला किया है। ईरान शिया बहुल देश है और उसका हमेशा से शिकायत ये रही है कि सुन्नी बहुल पाकिस्तान उसके खिलाफ आतंकवादी संगठनों को शह देता है। ऐसा ही एक आतंकवादी संगठन है जैश अल अदल। इस संगठन ने ईरान की सीमा पुलिस पर बमबारी और उनके अपहरण का दावा किया था। ईरान ने इसी के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला करने का दावा किया कि हमने उसका बदला लिया है। उधर पाकिस्तान सरकार ने अपनी वायु सीमा में ईरान के इन हमलों पर कड़ी नाराजगी जताई है। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान के हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने इन हमलों को बिना उकसावे की कार्रवाई बताते हुए ईरान से अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने इस मामले पर आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया दी। Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. पाकिस्तान और ईरान जैसे 2 इस्लामिक देश क्यों आज एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं, इसके बारे में अब आपको बता देते हैं। जिस आतंकवादी गुट जैश अल अदल के ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है, वो एक सुन्नी सलाफी आतंकवादी गुट है। जैश अल अदल का अर्थ है आर्मी ऑफ जस्टिस, यानी न्याय की सेना। 2012 में इसकी स्थापना हुई और तब से ये पाकिस्तान के ईरान से लगे बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय है। ये संगठन पाकिस्तान और ईरान के पहाड़ी इलाके में अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देता है। इस संगठन का दावा है कि वो ईरान के दक्षिण पूर्वी कोने पर स्थित सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। ये इलाके पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से भी जुड़े हुए हैं। बीते दिसंबर को जैश अल अदल के आतंकियों ने दक्षिण पूर्वी ईरान के एक पुलिस थाने में रात के वक्त हमला किया। इस हमले में ईरान के पुलिस कर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हुए थे। हाल ही में एक और हमले में एक पुलिस अफसर को मारा था। 2019 में जैश अल अदल ने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से भरी बस पर आत्मघाती हमला किया, जिसमें 27 जवान मारे गए। ईरान को हमेशा यह आशंका रही है कि उसके धुर विरोधी सऊदी अरब के इशारे पर सुन्नी बहुल पाकिस्तान जैश अल अदल के आतंकियों को अपने देश में पनाह देता है। हालांकि बीते साल मार्च में ही चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव कम हुए थे। उधर पाकिस्तान ने अपने यहाँ सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों में ईरान का हाथ बताया है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ईरान ने मंगलवार को अचानक ये हमला क्यों कर दिया, जबकि कल ही स्विट्जरलैंड के डावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ से हुई थी। इस मुलाकात पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज शाम सोशल मीडिया
एक्स पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि तेहरान और इस्लामाबाद के रिश्ते बहुत गहरे और पुराने हैं। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के हवाले से कहा गया कि ईरान और पाकिस्तान पश्चिम एशिया में एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और पाकिस्तान तेहरान के साथ आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने का इच्छुक है। खास बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय का एक्स पर यह बयान आज शाम ही आया। तब तक पाकिस्तान पर ईरान के हमले को एक पूरा दिन गुजर चुका था और पाकिस्तान ने तो तेहरान से अपने राजदूत को वापस इस्लामाबाद बुलाने का ऐलान भी कर दिया था। इससे पहले सोमवार को ही ईरान ने अपने एक और पड़ोसी मुल्क सीरिया और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान के कुछ चुनिंदा ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया। इराक पर हमले के बाद ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया था कि उसने इराकी कुर्दिस्तान के इरबिल में मौजूद मोसाद के मुख्यालय पर ईरान विरोधी आतंकवादी गुटों पर हमला किया है। इस तरह उसने 3 जनवरी को अपने करमान शहर में 2 आत्मघाती बम धमाकों का बदला लिया है। इन हमलों में ईरान के 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ईरान द्वारा अपनी सीमा में हमलों पर इराक ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल में ईरान के खिलाफ अब प्रस्ताव लेकर आए। अमेरिका ने भी ईरान के हमलों को गैर जिम्मेदार हरकत बताया और कहा कि ये हमले इराक की स्थिरता के खिलाफ हैं। उधर सीरिया पर किए हमले पर ईरान ने दलील दी कि उसने अपने ऊपर आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकवादी कमांडरों को सीरिया में मिसाइलों के जरिए मारा है। उधर अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बीती रात नए हमले कर दिए। बीते गुरुवार के बाद से ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिका ने तीसरी बार ये हमले किए हैं। गाजा पर इजराइल के हमलों से नाराज हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार कई देशों के कार्गो शिप को निशाना बना रहे हैं। उनका ताज़ा शिकार ग्रीस का एक कार्गो शिप रहा। यमन के तट पर उसे मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया जब वो स्वेज नहर की ओर बढ़ रहा था। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ और कार्गो शिप को कुछ नुकसान हुआ। माना जा रहा है कि अमेरिका की बाइडेन सरकार हूती विद्रोहियों को फिर से वैश्विक आतंकवादी घोषित अब कर सकती है। इस संगठन को 2021 में अमेरिका ने आतंकवादियों की सूची से हटा दिया था ताकि यमन में मानवीय मदद आसानी से पहुंचाई जा सके। तो पश्चिम एशिया के हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। इस पूरे इलाके में लगभग सभी देशों से भारत के संबंध अच्छे और करीबी रहे हैं, लेकिन इन देशों के बीच की आपसी खींचतान में संतुलन बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन के ईरान दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इनमें चबहार बंदरगाह, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी शामिल रहा। पुराने दोस्त ईरान के साथ भारत के संबंध तब कुछ खराब हो गए थे जब ईरान के साथ परमाणु समझौते से बाहर निकलकर अमेरिका ने उस पर पाबंदियां लगाई थी। इसके बाद भारत ने ईरान से तेल आयात को काफी हद तक बंद कर दिया था। इसका असर चाबहार बंदरगाह पर भी पड़ा। हालांकि यह प्रोजेक्ट अमेरिका की पाबंदियों से बाहर रखा गया था। भारत की मदद से इस बंदरगाह का विकास हो रहा है। भारत के लिए यह बंदरगाह रणनीतिक और आर्थिक लिहाज से बहुत अहम है और ईरान से अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक इससे पहुंच आसान और सस्ती होती है। चीन के साथ ईरान की बढ़ती नजदीकियां भी भारत के सामने एक चुनौती है। चीन और ईरान 25 साल के एक व्यापक सहयोग समझौते पर दस्तखत पहले ही कर चुके हैं। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान से तेल खरीदकर उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देता रहा है। इसके अलावा भी ईरान से भारत के रिश्तों के कई आयाम हैं। इस सब के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्म चलानी साहब। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान पर ईरान ने जो हमला किया उस पर लोगों की काफी नजर है। ईरान और पाकिस्तान के बीच की पॉलिटिक्स क्या है और जिस तरीके से भारत सीमा पार आतंकवाद झेलता है, क्या वैसा ही ईरान भी झेल रहा है सीमा पार से पाकिस्तान से? पाकिस्तान के जितने भी पड़ोसी देश हैं, सारों का वही कंप्लेंट है कि पाकिस्तान टेररिज्म का अड्डा बन गया है
पाकिस्तान एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म का। ईरान हो, अफगानिस्तान हो या भारत हो, कई सालों से ये देश वही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बेस बन गया है टेररिस्ट ग्रुप्स का। कम से कम 22 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान में बेस्ड हैं। और सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री का जो नेक्सस है, लिंक है टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, वो बहुत पुराना लिंक है और वो लिंक अभी भी कायम है। पश्चिम एशिया की राजनीति बहुत जटिल है। गाजा पर इजराइल के हमले से बाकी सभी पश्चिम एशियाई देश भड़के हुए हैं, जिनमें ईरान भी शामिल है। लेकिन कल ईरान ने पहले इराक और आज सीरिया पर भी कई ठिकानों पर हमले किए। ईरान को ऐसा करने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? दो बातें। एक तो इन अटैक से ये इंडिकेट होता है कि ईरान का जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी हाई है, क्योंकि जिस समय ईरान और अमेरिका का कन्फ्रंटेशन हो रहा है, क्योंकि हूती हो यमन में या हिजबुल्लाह हो लेबनान में, ये ईरान के प्रॉक्सीज माने जाते हैं। तो इस समय एक इनडायरेक्ट कन्फ्रंटेशन चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। और उसी समय ईरान इराक, सीरिया और पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक्स करता है। इससे यही इंडिकेशन मिलता है कि ईरान काफ़ी कॉन्फिडेंट समझता है अपने आप को कि वो इस तरह के डिफरेंट सिनारियोज हैंडल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली ईरान में कुछ काफ़ी बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसमें कई लोग मारे गए। और जो अटैक पाकिस्तान टेरिटरी से हुआ उससे ईरान के जो सैनिक थे वो मारे गए। और ये पहले बात नहीं हुई है कि पहले बार ये ऐसे नहीं हुआ। कुछ समय पहले 27 ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के मेंबर्स पाकिस्तानी टेरिटरी से अटैक हुआ, उसमें वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स। तो काफ़ी लंबा रिकॉर्ड है कि जो बलूच सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो पाकिस्तानी टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इन टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो अब जो अटैक हुआ, ये इससे ना एक साफ मैसेज ईरान भेज रहा है पाकिस्तान को कि अब ईरान का जो टॉलरेंस लिमिट है वो एकदम वहाँ तक वो ब्रीच हो चुका है और ईरान अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन लेगा। अब लिया है इसने और आगे भी आने वाले समय में भी लेगा। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है कोई भी मिलिट्री एक्शन के थ्रू, तो ईरान के तरफ से और स्ट्राइक्स होंगे पाकिस्तानी टेरिटरी पर। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ईरान की जो मिसाइल क्षमता है और ड्रोन क्षमता वो काफ़ी फॉर्मिडेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान के पास इस तरह की ड्रोन और मिसाइल कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन करता है ईरान के खिलाफ, तो ईरान और मिसाइल स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के लिए तैयार हो जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ। चलनी साहब, दो तीन चीज़ें हैं। ईरान कॉन्फिडेंट है, ईरान ने इराक से पंगा ले लिया, सीरिया से ले लिया, पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दी। हम ये भी जानते हैं कि ईरान के कैसे संबंध है हूती रिबल्स के साथ, हूती के साथ। अब हूती और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है। आपको पता ही है, अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। इन हालात में क्या आपको लगता है कि पश्चिमी एशिया के हालात को सामान्य करने में कितना समय और लग सकता है? क्योंकि हर देश एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। जो कुछ गाजा में हो रहा है, जिस स्केल पर हो रहा है, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस दिखाई दे रहा है गाजा में,
और जिस तरह से 2/3 जितनी भी बिल्डिंग्स थी गाजा में वो इजरायली सेना ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं, और इसका जो फॉल आउट हुआ है, जो पॉलिटिकल फॉल आउट, जिस तरह से दूसरे देश इस डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या उनकी जो पॉलिटिकल प्लानिंग है, मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई चल रही है गाजा में इसराइल की तरफ से, इसका जो फॉल आउट होगा वो मिडिल ईस्ट को और डिस्टेबलाइज करेगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट से ना तो इसराइल की सिक्योरिटी बढ़ेगी ना तो रीजन की सिक्योरिटी बढ़ेगी, बल्कि ये होगा कि टेंशन्स बढ़ेंगे। और जैसे हम देख रहे हैं इस समय कि कभी अमेरिका अटैक कर रहा है, कभी ईरान अटैक कर रहा है। लगातार तनाव मिडिल ईस्ट में बना हुआ है। लेकिन अब मैं भारत के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा चिलानी साहब कि पश्चिमी एशिया के हालात भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैं। विदेश मंत्री जयशंकर साहब ईरान के दौरे पर रहे इस हफ्ते की शुरुआत में। भारत कैसे इस इलाके में अपने हितों को बचाने के लिए संतुलन बना सकता है? भारत के जो इंटरेस्ट हैं वेस्ट एशिया में वो काफ़ी गहरे इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है वेस्ट एशिया पर। ऑयल इंपोर्ट्स के एक ऑयल इंपोर्ट्स एक एग्जांपल है। उसके अलावा मिलियंस ऑफ इंडियंस काम करते हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, और वो बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स हैं भारत के इकोनॉमी के लिए, क्योंकि वो पैसा भेजते हैं फॉरेन एक्सचेंज भारत को, तो भारत की इकोनॉमी के लिए फॉरेन रेमिटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर अगर टेंशन्स और बढ़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, तो इससे भारत के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, गैस इंपोर्ट्स, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। उससे भारत की इकोनॉमी सफ़र हो सकती है। तो भारत की सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया चिलानी साहब। चुनावी मौसम में सरकार की भी कोशिश होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ें, ताकि वो रियायत दे सके, राहत दे सके अपने तमाम वोटर्स को, हिंदुस्तान के लोगों को। लेकिन अगर वेस्ट एशिया में ऐसी डिस्टर्बेंस रही और अगर दाम क्रूड पर आया, तेलों के दामों पर आया, तो इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा और हमारे चुनावों पर भी, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं। बात अर्थव्यवस्था की निकली है तो मैं अब आपको शेयर बाजार की तरफ ले चलता हूं। आज शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भारी गिरावट देखी गई। 2 दिन में ही शेयर बाजार में निवेशकों ने 3 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज सुबह शेयर बाजार जैसे ही खुला तो गिरावट का सिलसिला तेज हो गया और पहले 15 मिनट में ही निवेशकों के 2 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। कारोबारी दिन खत्म होने तक 30 बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स पर आधारित सेंसेक्स 1623 अंक यानी 2.23% गिरकर 71,500.76 अंकों पर बंद हुआ। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.9% गिरा, जबकि 50 टॉप कंपनियों के स्टॉक्स पर आधारित निफ्टी 453.90 अंक यानी करीब 2.06% गिरकर 21,578.40 पर बंद हुआ। 24 फरवरी 2022 के बाद निफ्टी में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है, यानी लगभग 11 महीनों के बाद। बैंकों के शेयरों पर आधारित निफ्टी बैंक इंडेक्स तो 2060.65 अंक गिरकर 46,064 पर बंद हुआ, जो मार्च 2022 के बाद एक दिन में उसकी सबसे बड़ी गिरावट रही। भारतीय शेयर बाजार में इस गिरावट के लिए, इस कोहराम के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर रहा बाजार पूंजी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा बैंक HDFC, जिसके तीसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए। हालांकि HDFC बैंक के तीसरी तिमाही के नेट प्रॉफिट में 34% का इजाफा हुआ, लेकिन फिर भी निवेशकों ने कंपनी के शेयरों में भारी बिकवाली की। HDFC बैंक के शेयर 8.16% गिरकर 1542.15 रुपए पर बंद हुए। HDFC की बाजार पूंजी में 1 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई है।
इसके पहले 23 मार्च 2020 को कोविड का दौर शुरू होने पर HDFC बैंकों के शेयरों में 12.7% की गिरावट आई थी। HDFC बैंक के अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 3.76% और एक्सिस बैंक के शेयर 3.43% आज नीचे गिरे हैं। कुल मिलाकर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस से जुड़े शेयरों में अच्छी खासी गिरावट देखी गई, जिसको आप कोहराम भी कह सकते हैं, जिसको आप धड़ाम भी कह सकते हैं। इसी मुद्दे पर और जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी साक्षी बजाज। शेयर बाजार में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी। हमने देखा कि जून 2022 के लेवल्स के बाद आज ये सिंगल डे डिक्लाइन था, सबसे ज़्यादा गिरावट देखी। हमने देखा कि इन्वेस्टर्स जो हैं कम से कम 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने एक ट्रेडिंग सेशन में खोया है। और निफ्टी और सेंसेक्स हमने देखा कि 2% से ज़्यादा नीचे गिरे। और हमने देखा कि सेंसेक्स जो है वो 1600 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गिरा और निफ्टी जो है वो 450 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे क्लोज हुआ। HDFC बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा गिरा, याद रखिए, ट्रेड में 8% से भी ज़्यादा। और इसका असर जो है निफ्टी बैंक पर हमने देखा, जो 4% से भी ज़्यादा नीचे गिरा। अब HDFC बैंक ही क्यों? HDFC बैंक, याद रखिए, उनका एक वीक आउटलुक था, उनके अर्निंग्स वीक आए थे और इसके वजह से जो है, याद रखिए, HDFC बैंक का जो है 70% का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है निफ्टी बैंक के डिक्लाइन पर में दिन भर में। तो हमने ये देखा है और एक्सपर्ट्स के अनुसार ये तो एक कारण है ही है कि HDFC बैंक में वीकनेस दिखी आज, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर वो वीकनेस दिखाई दी। लेकिन उनके मानना ये भी है कि देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो हैं, चाहे हम रेड सी अटैक्स देखें, रेड सी में टेंशन देखें, या हम ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो अटैक्स हो रहे हैं वो देखें, तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो पूरे विश्व में हो रहे हैं, उनका ये मानना है उसका असर जो है मार्केट मोमेंटम पर भी हो रहा है। फेड रेट कट में जो अनसर्टनिटी है अभी, वो भी उनका मानना है कि एक एलिमेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, हम याद रखिए पिछले कुछ दिनों से एनालिस्ट से बात कर रहे हैं कि यूफोरिया जो है मार्केट में, क्या इसको बस एक ट्रिगर की ज़रूरत है नीचे गिरने के लिए? और आज काफ़ी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो ट्रिगर जो है आज मार्केट्स को मिल गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से। तो जैसे कि साक्षी बता रही थी, आपको और डिटेल में समझाते हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के लिए सिर्फ HDFC के शेयर ही जिम्मेदार नहीं है। बाजार में गिरावट जैसे ही हुई तो कई खुदरा निवेशकों ने और गिरावट के डर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। कई जानकारों को लगता है कि छोटी कंपनियों से जुड़े स्मॉल कैप और मंझोली कंपनियों से जुड़े मिड कैप शेयरों के दाम वास्तविकता से ज्यादा है। ऐसे में उनमें प्रॉफिट बुकिंग तेज हो गई। चीन से आई खबर भी एक बड़ी वजह आज रही। चीन के चौथी तिमाही के GDP आंकड़ों ने बाजार को और निराश कर दिया। दरअसल चीन का जो कैलेंडर ईयर होता है, वो फाइनेंशियल ईयर जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म होता है। इसीलिए अक्टूबर से दिसंबर के 3 महीने को उसका आखिरी तिमाही कहा जाता है। दिसंबर में खत्म इस तिमाही में चीन की GDP विकास दर 5.2% रही, जो उम्मीदों से कम थी। इसके अलावा चीन ने 6 महीने बाद बेरोजगारी दर के आंकड़ों को भी जारी करना शुरू कर दिया है। चीन में दिसंबर के महीने में बेरोजगारी दर 14.9% रही। बाजार इस आंकड़े से भी निराश हुआ। इसका असर चीन के बाद हांगकांग, कोरिया, ताइवान और भारत के बाजारों पर दिखा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% तक गिर गया। चीन का CSI 300 5 साल में सबसे नीचे चला गया। हांगकांग का हैंगसेंग 3.68% आज गिरा। भारत में शेयर बाजार के गिरने की एक और वजह रही और वो है अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का रुख। फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने फिलहाल ब्याज दरों में जल्द गिरावट से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि महंगाई दर निचले स्तर पर हो रही है, तब तक ब्याज दरों को कम करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे अमेरिकी शेयर बाजार में जो गिरावट हुई, उसका असर सुबह भारत के बाजारों पर साफ दिखाई दिया। पश्चिम एशिया के हालात भी शेयर बाजार को डरा रहे हैं। 100 दिन से ऊपर गुजर चुके हैं। गाजा में इजराइल की कार्रवाई कम नहीं हो रही है। उल्टा ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों के आए दिन लाल सागर में दुनिया के तमाम देशों के जो कारोबारी शिप हैं, उस पर हमले हो रहे हैं, कार्गो शिप पर, जिससे और अस्थिरता बढ़ी है। अमेरिका के उसके ठिकानों पर जवाबी हमले किए जा रहे हैं। ईरान के द्वारा इराक, सीरिया और पाकिस्तान में आतंकी समूह पर निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम इशारे हैं अस्थिरता के, खासकर मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है। इसीलिए ये दोनों खबरें जोड़कर देखनी आज बहुत ज़रूरी है।
इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेयर बाजार के जानकार नीलेश शाह साहब। नीलेश जी, किन अंतर्राष्ट्रीय वजहों का असर आज शेयर बाजार पर दिखा, आपकी राय क्या है? अगर मैं एक हिंदी फिल्म का फेमस डायलॉग यूज करूं तो बड़े बड़े बुल रन में छोटा मोटा करेक्शन होता रहता है। पिछले कुछ महीनों से भारतीय स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहे थे एंड वो अपने हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूएशन से ऊपर चले गए थे। ये एक रियलिटी चेक है कि मार्केट हमेशा वन वे स्ट्रीट नहीं होता, इसमें उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। लेकिन इस उतार चढ़ाव में 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया नीलेश जी। 2 दिन में शेयर बाजार में निवेशकों के इतने 3 लाख करोड़ रुपए उड़ गए, गायब हो गए हैं। इस उठापटक के बीच छोटे निवेशकों और संभल कर रहना चाहिए, आपकी क्या राय है? रिटेल निवेशकों से मेरी एक ही गुजारिश होगी, करेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप अपने असेट एलोकेशन धर्म का पालन करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। छोटे मोटे करेक्शन तो मार्केट में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये ना आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। हमारे हाथ में जब ऐसा करेक्शन होता है तो कैसे हम रिएक्ट करें वो हमारे हाथ में है। यह समय है लंबी अवधि के लिए निवेश करने का, यह समय है अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी में निवेश करने का। लंबी अवधि के लिए नहीं, डे टू डे बेसिस पर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे यही कि 2023 में बहुत तेजी हिंदुस्तान के बाजार में देखी, जैसा कि आप इशारा भी कर रहे हैं, क्या ये तेजी 24 में रहेगी नहीं रहेगी, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? 2023 में जितना पैसा स्मॉल मिड कैप में बना, शायद उतना पैसा 2024 में नहीं बनेगा। बट क्या मार्केट 2023 की तरह 2024 में भी ऑल टाइम हाई लेवल पे आ सकता है? वेल, जरूर आ सकता है, आप उसे नकार नहीं सकते। बट जब आप निवेश करते हैं तो 1 साल का व्यू लेके निवेश मत करिए। पिछले 6 महीने का 1 साल का परफॉर्मेंस देख के निवेश नहीं करिए। लंबी अवधि के लिए निवेश करिए और मार्केट के करेक्शन को अपना दोस्त बनाइए बाय इन्वेस्टिंग ड्यूरिंग करेक्शन। तो जिस वक्त करेक्शन हो रहा है उस वक्त इन्वेस्ट करिए, यानी बाजार में बने रहिए, घबराइए मत, सब्र करिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे एयरपोर्ट पर क्योस मचा हुआ है। कुछ तस्वीरें हमने इंडिगो एयरलाइंस की दिखाई थी, टरमैक पर यात्री बैठे हुए थे। अब उस पर कार्रवाई हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। ये जुर्माना उन तस्वीरों के आधार पर किया गया जिनमें मुंबई एयरपोर्ट पर सोमवार को इंडिगो के कई यात्री विमान के बाहर टरमैक पर बैठ गए थे और वहीं बैठकर खाना खाने लगे थे, वीडियो बनाने लगे थे। इंडिगो की ये उड़ान गोवा से दिल्ली आने वाली थी। कोहरे की वजह से पहले ही इसने 10 घंटे देरी से उड़ान भरी और उड़ान भरने के बाद ये मुंबई एयरपोर्ट पर उतार दी गई, क्योंकि दिल्ली में उतरना इसका संभव नहीं था, यहाँ पर कोहरा था। ऐसे में यात्री नाराज हो गए और विमान का दरवाज़ा खोलते ही नीचे उतर गए, वहीं बैठकर खाना खाने लगे, क्योंकि जिस बस में इनको एयरपोर्ट तक जाना था वो बस आने में देरी हो रही थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इसे एयर सेफ्टी का उल्लंघन माना है और इंडिगो से इससे जवाब मांगा है। इसके आधार पर DGCA ने दंड के तौर पर इंडिगो को अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डिमांड नोटिस भेजा है। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर भी 30 लाख रुपए का जुर्माना इसी वजह से लगाया गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा का होना है। उसके अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। आज भी दिन भर विधि विधान से कई अनुष्ठान अयोध्या में हुए। इससे पहले सरयू में कलश पूजन हुआ, जिसके बाद सरयू के पवित्र जल को मंदिर में लाया गया। मंदिर के गर्भगृह में आज पूजन किया गया और कल वहां पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस बीच अयोध्या के विवेक सृष्टि भवन में, जहां पर रामलला की मूर्ति को मूर्तिकार योगीराज ने बनाया था, वहां से रामलला की मूर्ति को आज शाम श्री राम मंदिर के परिसर में पहुंचा दिया गया है। इसी दौरान रामलला की मूर्ति का प्रतीकात्मक भ्रमण भी अयोध्या शहर में कराया गया। पहले पूरे नगर भ्रमण का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव ऐन मौके पर किया गया।
पालकी में भगवान राम की प्रतीकात्मक मूर्ति को जब घुमाया गया तो अयोध्या में हजारों की तादाद में मौजूद श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा की और जय श्री राम के नारे भी लगाए। 23 जनवरी से रामलला के दर्शनों के लिए मंदिर को खोला जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की तादाद हर दिन 3 लाख तक पहुंच सकती है। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने अयोध्या को एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी के तौर पर विकसित करने का एक अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है। अयोध्या से हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की यह रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बढ़ते उत्साह को देखते हुए सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का फैसला किया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में फैजाबाद अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि इस साल के आखिर तक अयोध्या एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया जाएगा। अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 में अयोध्या को एक ग्लोबल टूरिज्म हब के तौर पर विकसित करने का रोड मैप शामिल किया गया है। क्या आप जो एयरपोर्ट बना है, आप चाहेंगे कि आने वाले सालों में इसे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पे विकसित किया जाए? हाँ, उसका काम शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए उसकी जमीन जितना उनको चाहिए वह अधिग्रहित करके दी जा चुकी है। उन्होंने उसके लिए भी काम प्रारंभ कर दिया है और जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जो भी सुविधाएं चाहिए, जो मानक है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का, उसको पूरा करने का काम उड्डयन मंत्रालय जल्दी ही करने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत अयोध्या को देश के सभी हिस्सों से जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क का भी बड़े स्तर पर विस्तार करने का फैसला किया है। रेलवे स्टेशन के दूसरे चरण के आधुनिकीकरण के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगले 1 से 2 साल में 7 स्टार होटलों से लेकर हर तरह के होटल यहां बनेंगे। अयोध्या में जो 7 स्टार होटल बनने वाला है वो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल होगा जहां सिर्फ शाकाहारी खाना मिलेगा। स्मार्ट सिटी के सारे मानकों जैसे पार्क, इलेक्ट्रिक बसें, होटल वगैरह का निर्माण जारी है। रायबरेली से आने वाली जो सड़क है उसको 4 लेन में उसका निर्माण कराया गया है। विंध्यवासिनी से लेकर अयोध्या तक 4 लेन में सड़क बन रही है और अयोध्या से सुल्तानपुर तक पहले राष्ट्रीय महामार्ग के रूप में उसका निर्माण कराया गया है। अब 4 लेन के रूप में भी वह भविष्य में बनने वाली उसका डीपीआर जमा हो गया है। इसी प्रकार से लखनऊ रोड 4 लेन पहले से है, लेकिन उसका सौंदर्यीकरण ठीक से हो जाए उसके लिए 400 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है और भविष्य में उसको भी 6 लेन 8 लेन में परिवर्तित करने का काम प्रारंभ होगा। विकास परियोजनाओं ने अयोध्या इलाके में आर्थिक विकास की गति को भी तेज किया है। अयोध्या के तिहुरी माझा गांव निवासी श्यामलाल खुश हैं कि उन्हें करीब 7,500 वर्ग फुट जमीन के लिए एक बिल्डर ने अच्छी खासी रकम दी है। तो आपने भी अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी है? हाँ, तो 6 बिस्सा जमीन ने हमने भी अच्छा है 24 लाख में दिया है सुरक्षा के लिए जी। 6 बिस्वा जमीन, 6 बिस्वा जमीन मतलब 7500 स्क्वायर फीट करीब हुआ। हाँ, और कीमत इसकी 24 लाख आपने बताया? 24 लाख रुपया दिए है। 24 लाख रुपए। हाँ। तो आपके गांव में कितने लोगों ने जमीन बेची इस प्रोजेक्ट के लिए? अरे अमन है 10-11 जने मिलाई के दिए है, सब सुरक्षा से दे, कोनो दिक्कत कोनो बात की हुक नहीं है। फिलहाल सबकी निगाहें राम जन्मभूमि स्थल पर है, जिसे 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए रात दिन काम जारी है। नए राम मंदिर में पहुंचेंगे और ये जो दूसरा एनडीटीवी को मंगलवार रात 1 बजे राम जन्मभूमि स्थल पर सैकड़ों लोग काम करते दिखे। राम जन्मभूमि स्थल पर 24 घंटे काम चल रहा है। मैं इस वक्त ठीक राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने हूँ और मेरी दाईं तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम जो है कंस्ट्रक्शन का वो चल रहा है। ये मेन एंट्री गेट है जिसे 23 जनवरी को खोला जाएगा
और उससे पहले रात दिन जो वर्कर्स हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं, जिससे कि 23 जनवरी तक ये पूरा इलाका पूरी तरह से तैयार हो सके। मेरी बाईं तरफ जो जगह है वो एंट्री गेट है, वहाँ पर एक रिसेप्शन बनाया गया है। एक बहुत ही भव्य रिसेप्शन का निर्माण यहाँ पर किया गया है और यहीं से होकर श्रद्धालु जो है करीब 600 मीटर की दूरी तय करके नए राम मंदिर में पहुँचेंगे। ये जो दूसरा कॉरिडोर है, इसमें जो भी पिलग्रिम्स होंगे, जो डिसेबल्ड होंगे, उनके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगी इस सड़क पर, और जो बूढ़े लोग होंगे उनके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की यहाँ पर सुविधा होगी, जिससे कि वो आगे जाकर भगवान राम का दर्शन कर सकें। जाहिर है अयोध्या एक नए इतिहास के पड़ाव पर है। अयोध्या से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। अयोध्या की पल पल की कवरेज आप लगातार एनडीटीवी पर देख रहे हैं। हमारे दोनों चैनल्स पर एनडीटीवी 24/7 पर भी और एनडीटीवी इंडिया पर भी लगातार ये कवरेज चलती रहेगी 22 जनवरी भी और 22 जनवरी के आगे भी। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तुरंत लौट कर आते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल सवारी के दौरान थूकने के कथित मामले में मिली आरोपी को जमानत के बाद यह मामला अब फिर सुर्खियों में आ गया है। जिस फरियादी ने पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी ने एक आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि वो 2 आरोपियों को जानता है और बात के आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के जस्टिस अनिल वर्मा की कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी है। हालांकि इससे पहले भी वह 2 नाबालिग आरोपी को जमानत दे चुके थे। 17 जुलाई 2023 मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल की सवारी निकली। अशरफ हुसैन के 2 बच्चों पर सवारी में शामिल लोगों पर थूकने का आरोप लगा। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 3 बच्चों पर 5 धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। एक दिन बाद डीजे की धुन पर अशरफ का 3 मंजिला घर ढहा दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि सावन लोट की शिकायत पर उसने 18 साल के अदनान और 2 नाबालिगों पर एफआईआर की। अब सावन लोट का कहना है वो एक आरोपी को नहीं पहचानता, लेकिन 2 को जानता है और उनके खिलाफ गवाही देगा। उसको नहीं, उस लड़के को नहीं जानता ना मैं। कौन? वो जो जिसको मेरे को वहाँ पे वीडियो पे दिखाया उसको नहीं जानता मैं। अच्छा, क्या दिखाया था उसमें आपको? वहाँ पे दिखाया था, मतलब वो जो डायरेक्ट जो जेल से और कोर्ट की ऑनलाइन वीडियो कॉल हुई थी, वहाँ पे वहाँ पहचानने के लिए दिखाया था कि ये है क्या, तो मैंने बोला ये है ही नहीं। हालांकि अदालत में दिए गए बयान में सावन ने पुलिस की थ्योरी, जांच और उसके बयान सब पर खुद सवाल उठाए थे जो इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। 2 गवाह संपादित हुए थे ऑनरेबल कोर्ट में। पहला जो मुख्य गवाह जो था सावन लोट, उसने घटना को देखने एफआईआर का लिखे हुए कंटेंट से टोटल ही इनकार कर दिया था। एक और बंदा जो अजय खत्री करके आया, उसने भी घटनाक्रम के संबंध में जो चश्मदीद साक्षी था, जो अभियोजन की स्टोरी के हिसाब से था, उसने भी पूरा घटनाक्रम देखने से और उसने सारी चीज़ों को डिनाइल कर दिया। नहीं, वीडियो में जो दिए उसमें कहीं पर मुझे जो मिली है उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई कंटेंट जो इनका एलिगेशन है वो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अशरफ का घर टूट गया, लेकिन अपनी बेटी की जमानत पर वो खुश हैं। मैं किसी से कुछ चाहता नहीं भैया, मेरा ये बस बेल हो गई बच्चों की, बस बरी हो जाना चाहिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। बाकी जो कुछ हुआ उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं साहब, घर तो यूँ भी टूटना था, आज नहीं कल टूटता। अतिक्रमण वैसे ही आने वाला है, चौड़ीकरण चलने वाला है, तो सबको मालूम साहब कि गलत तो हो ही, ये तो सभी को मालूम है, चल ही रही न्यूज़। उज्जैन के खाराकुआं पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन अदालती आदेश के बाद अब पुलिस वाले कुछ कहने से बच रहे हैं। इसमें जो है कि इन्वेस्टिगेशन पूर्ण होकर चार्जशीट कोर्ट में लग गया है ना। इसमें हालांकि आईओ तो मैं नहीं हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन करता अधिकारी, उनने योजना पूर्ण करके चालान कोर्ट में पुटअप कर दिए हैं। शिकायतकर्ता ने उस वक्त आरोपी को पहचाना, फिर अदालत में मुकरा, फिर 2 को पहचान लिया। इसमें सच क्या है? सवाल यही है, लेकिन ये सच एक मलबे के ढेर पर खड़ा है। बुलडोजर का न्याय इसलिए गलत होता है। अदालती जिरह और फैसले के बगैर पुलिस प्रशासन ढोल गाजे बाजे के साथ आरोपी का घर ढहाने पहुंच गया। फैसले के बाद हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। इस सन्नाटे में कोई नहीं पूछ रहा कि पीड़ित परिवार की रोज़ी कैसे चलेगी, उनके आशियाने का क्या होगा। जिस मीडिया में उस वक्त ये खबर सुर्खियों में भी थी, वो भी चुप बैठी है।
इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।